वेलकम एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वेटिकन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री एक टॉपिक, नाम है उसका रेडियो एक्टिविटी। हिंदी में कहा जाता है रेडियो सक्रियता। बच्चों, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने पूरे यानी कि लिस्ट लेके आया हूँ एक तरीके से क्वेश्चंस की फॉर्म में कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहे इस टॉपिक से। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 पॉइंट समझकर और थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि बाय चांस कोई क्वेश्चन डिटेल में आ जाता है तो आप इजीली समझ पाएँ उसको। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है कि रेडियो सक्रियता है क्या। ठीक है, मतलब डेफिनेशन बेस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है कि रेडियो सक्रियता क्या है। तो सुनिए बच्चों, एक हमारे पास क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये उसका एटम है, परमाणु, यानी कि बीच में उसका नाभिक न्यूक्लियस। तो बच्चों, इसको मैं लिखने वाला हूं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व। अब बच्चों, इसमें होता क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो टूटता रहता है, ब्रेक होता रहता है। इसका न्यूक्लियस अपने आप ब्रेक होता रहता है, यानी कि डिसइंटीग्रेट, टूटता रहता है। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट यानी टूटना। तो जब ये टूटता है तो अपने में से ये अल्फा बीटा गामा रेज यानी कि पार्टिकल्स भी निकालता है। अल्फा बीटा गामा रेज निकालता है, अल्फा बीटा गामा रेज निकालता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कि इस प्रोसेस को बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। यानी कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से परमाणु यानी एटम का टूट जाना, टूटते रहना, साथ साथ में अल्फा बीटा गामा रेज निकालना, हम उसे कहते हैं बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और प्रोसेस को बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता। अब बात आती है कि सर ये क्या था, ये अनस्टेबल एटम था, अनस्टेबल। ये बच्चों अनस्टेबल यानी कि अस्थिर। हिंदी थोड़ा सा उठपटांग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अनस्टेबल यानी अस्थिर, स्थिर नहीं है। जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तब तक इसमें विखंडन यानी कि डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा बच्चों। स्टेबल, या अब एक और डेफिनेशन बनाएं रेडियो एक्टिविटी की कि एक एटम है जो कि अनस्टेबल है और वो स्टेबल होने के लिए अल्फा बीटा गामा रेज निकालता है। इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। आपको सिर्फ समझना है और थोड़े से पॉइंट्स साथ साथ नोट कर लेने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जो आए आप क्लियर कर पाएँ। बच्चों, ये तो बात क्लियर हो गई है। इसके बाद बात आती है कि कंडीशन फॉर स्टेबल न्यूक्लियस, यानी कि कंडीशन क्या है कि न्यूक्लियस स्टेबल हम मान लें। इसके लिए कंडीशन बच्चों पूछी जाती है एग्ज़ाम में। यानी क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो साथ साथ पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर हम उसका आंसर समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो। ये केमिस्ट्री है बच्चों, इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में पढ़ा जाता है क्योंकि इसके डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल नहीं मिलते, जैसे आपको फिजिक्स में मिल जाते हैं या बायो मिल जाते हैं या ज्योग्राफी मिल जाते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट, पहली बात एटम इतना छोटा है कि आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो कैसे आप इसको डेली लाइफ से जोड़ पाएंगे, मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले क्वेश्चंस की फॉर्म में चीज़ों को समझो, उसके बाद सॉल्यूशन समझो उनका। तो कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पे N/P न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो जो होना चाहिए वो 1 और 1.5 के बीच में होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए कि स्टेबल न्यूक्लियस की कंडीशन क्या है तो आप बताएंगे कि उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो 1 से कम नहीं होनी चाहिए और 1.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बराबर भी नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में रहनी चाहिए। तब बच्चों बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लियस वो बन गया।
अब बच्चों बात आती है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो मैं एक बार साफ कर देता हूँ। अभी मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई हैं, एक रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, दो ही चीज़ें पढ़ी हैं। अब पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे बच्चों बेसिक से हम आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ों को कवर करते रहेंगे। देखिए इसके अब इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए बच्चों, पूछा गया है कि गीगर मुलर काउंटर, जीएम काउंटर भी कहा जाता है, जिससे अल्फा बीटा रेज को मेज़र किया जाता है, ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? तो देखो अल्फा बीटा रेज को मेज़र करेगा या हम बोलें रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है स्किंटिलेशन काउंटर, ये अल्फा बीटा गामा में से किस रे को, किस किरणों को मेज़र करता है? तो गामा आंसर आएगा। यानी कि अब आप समझ चुके हैं क्वेश्चन, अब आप समझेंगे इसका टॉपिक आगे क्या है। देखिए इसकी हम बात करें इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी बच्चों, रेडियो एक्टिविटी। देखिए तो एक हमारा आता है बच्चों जीएम, जीएम काउंटर, इतना आप याद रखिए, जीएम काउंटर। हिंदी इंग्लिश बच्चों एक ही नाम रहता है इसका। इससे हम मेजर करते हैं अल्फा और बीटा रेज, गामा रेज इससे मेजर नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। एक आता है स्किंटिलेशन, स्किंटिलेशन, स्किंटिलेशन ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, इससे मेजर किया जाता है गामा रेज को। यानी गामा रेज को मेजर करना है तो आप इजीली मेजर कर पाएंगे स्किंटिलेशन से, अल्फा बीटा को मेजर करना है तो जीएम काउंटर से। ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं, इतना ही सीमित रहता है, इससे ज़्यादा डिटेल आपसे पूछी नहीं जाती है। चलो ये बच्चों बात होगी, आगे कुछ फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स के साथ यूनिट्स भी हैं। यानी आपसे पूछा जाता है यूनिट्स बताइए, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सारे क्वेश्चन बच्चों मैं निकाल के लेके आया हूँ आपके लिए, और मेरे पास यानी कि 2-3 पेजेस हैं जहाँ से मैं क्वेश्चन बना के आपसे पूछ रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, ताकि सीक्वेंस ना बिगड़े। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है बच्चों? तो 3 इकाई हैं, एक क्यूरी, मैडम क्यूरी सुना होगा आपने, उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है। एक बेकुरल, बेकुरल, और एक बच्चों आता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। तो बच्चों ये 3 नाम हैं जिसकी हेल्प से हमने नाम रख दिए यूनिट्स के। जैसे बच्चों मैं कहता हूँ कि ये बताओ कि आप मास को किस में मेजर करते हैं? आप बताएंगे सर किलोग्राम में मेजर करते हैं या ग्राम में, ठीक है। तो किलोग्राम ग्राम उसकी यूनिट्स हैं बच्चों। ऐसे पूछा जाए आपसे कि ये बताइए लेंथ को किस में मेजर करेंगे? आप कहेंगे सर सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, माइल्स में। तो ये सारे उसकी यूनिट्स हैं। ऐसे ही आप पूछे फोर्स को मेजर करने की यूनिट क्या है? तो न्यूटन है। हीट को जूल है, कैलोरी हम यूज़ करते हैं, एनर्जी के लिए जूल करते हैं, वर्क डन के लिए जूल करते हैं। मतलब बहुत सारी यूनिट्स होती हैं चीज़ों को मेज़र करने की। तो रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करने की 3 यूनिट हैं बच्चों। एक होती है क्यूरी, सेकंड लिखा हुआ बोर्ड पे बेकुरल, और थर्ड हम बात करते हैं रदरफोर्ड। अब कुछ फैक्ट्स हैं बच्चों। नाम क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविटी वो डिस्कवर्ड बाय किसने, मतलब किसने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया? तो यहाँ पे यहीं से मैं एरो चुरा लेता हूँ बच्चों। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय बेकुरल। यानी कि जो रेडियो सक्रियता का कंसेप्ट है वो डिस्कवर तो कर दिया बेकुरल ने। बेकुरल ने देख लिया कि ये अनस्टेबल एक न्यूक्लियस है और इसमें से अल्फा बीटा गामा रेज की एमिशन हो रही है। ये बात तो होगी उसकी सारी की सारी, लेकिन रेडियो एक्टिविटी नाम किसने रख दिया? रेडियो एक्टिविटी बच्चों नाम रख दिया किसने? क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने। यानी कि नेम दिया था क्यूरी ने। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों
तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेम्ड बाय क्यूरी, नेम्ड बाय क्यूरी, CURIE, क्यूरी। ठीक है, तो वही क्यूरी यूनिट भी है और क्यूरी ने डिस्कवर बैक्यूरेल ने किया था, नाम रख दिया रेडियो एक्टिविटी, किसने? क्यूरी ने। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूरी का योगदान क्या है और रदरफोर्ड का योगदान क्या है। तो देखिए, जो बात करते हैं रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने बच्चों गामा रेज के बारे में बताया था, गामा रेज के बारे में। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल लिंक बना रखा है मैंने, लिंक बना के आया हूं हर चीज़ का। गामा रेज के बारे में बताया था ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, आप एग्जाम में कोई पॉइंट रह ना जाए। गामा रेज के बारे में बात हो गई, रदरफोर्ड ने डिस्कवर कर दी। अब मैडम क्यूरी ने क्या किया? आपको पता है मैडम क्यूरी को दो, यानी कि सब्जेक्ट हम कहें या फील्ड कहें, उसमें नोबेल प्राइज मिला हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो इनका योगदान की बात की जाए तो रेडियम और पोलोनियम की डिस्कवरी की थी, यानी कि मैडम क्यूरी ने, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की डिस्कवरी की थी, रेडियम एंड पोलोनियम। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर हो गए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यूनिट्स के बारे में पूछा जा सकता है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कवर किसने किया कंसेप्ट ये, थर्ड क्वेश्चन नाम किसने रखा, फिर बात आती है रदरफोर्ड ने गामा रेज की डिस्कवरी कर दी, फिर पूछा जाएगा आपसे कि क्यूरी ने क्या किया, तो रेडियम और पोलोनियम की डिस्कवरी कर दी। तो बच्चों ये कुछ फैक्ट्स हैं हमारे जो पूछे गए हैं। अब बात आती है सर ये तो बता दो कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। तो बच्चों हम यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे और यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि सॉलिड है या लिक्विड, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि बताओ ये सॉलिड में है या लिक्विड में है ये। ठीक है, चलो मेरे पास पूरी लिस्ट है क्वेश्चंस की, तो उनको भी डिस्कस करता रहूँगा साथ साथ विदाउट ऑप्शंस, ताकि आपके पास नॉलेज ज़्यादा पहुँच जाए। देखिए आगे, तो हम यहाँ पे बात करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे रेडियम पहले लिख लेते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व। अब बच्चों पूरी लिस्ट है, टोटल 14 मेरे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो एक एक करके मैं बोर्ड पे लिखना चाहूँगा इन्हें। जैसे रेडियम आप पढ़ चुके हैं, पोलोनियम, रेडियम हो गया जिसकी डिस्कवरी की थी मैडम क्यूरी ने। सेकंड में ले लिया पोलोनियम, इसकी भी डिस्कवरी की थी मैडम क्यूरी ने, पोलोनियम। थर्ड बच्चों में ले चलता हूँ यूरेनियम, ये तो बहुत फेमस आपको पता भी है, यूरेनियम। ऑस्ट्रेलिया कजाकिस्तान के पास यूरेनियम ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के पास और कजाकिस्तान के पास। फिर बच्चों बात है थोरियम, प्लूटोनियम, थोरियम, थोरियम। फिर फिफ्थ बच्चों आता है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। अब बच्चों थोरियम तो पता ही है आपको, ज़्यादा कहाँ मिलता है, हमारे यहाँ पे केरल में मिलता है, केरला, केरला का जो तट है कोस्टल एरिया, वहाँ पे मिलता है ये ज़्यादा, कोस्टल एरिया में, केरला के कोस्टल एरिया में थोरियम ज़्यादा मिलता है। तो बच्चों ये हमने 5 लिखे हैं। छठे की अगर बात की जाए, छठा हमारा आता है ट्रीटियम, एक आता है रेडोन, ट्रीटियम। फिर हमारा आता है बच्चों रेडोन, और रेडोन एक प्रकार की गैस है आपको पता हो, और ये अर्थक्वेक के टाइम पे निकलती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी सॉलिड फॉर्म में, तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, हालांकि गैस फॉर्म में पाया जाएगा, इसे कहेंगे हम एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। ज्योग्राफी में बच्चों पढ़ चुके हो आप कई बार, एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक ये वाली गैस निकलती है, प्रोडक्शन यानी कि एरो लगा दिया मैंने, एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। तो रेडोन हो गया बच्चों। ऐसे हमारे पास आता है फ्रेंसियम, फ्रेंसियम ये लिक्विड फॉर्म पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया कई बार, जिस पर स्टार लगाना चाहूँगा फ्रेंसियम पर।
यानी आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताइए जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो आप बताएंगे फ्रेंसियम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। इसके अलावा बच्चों 4-5 नाम और हैं हमारे, प्रोमीथियम, एक्टिनियम, प्रोमीथियम एक्टिनियम, प्रोमीथियम एक्टिनियम, ये नाम हिंदी में सेम रहेंगे बच्चों, एक्टिनियम। अब 11वें नाम की बच्चों बात करते हैं, तो 11वां हमारा है लिस्ट में टेकनीटियम, 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 टेकनीटियम। टोटल हम बच्चों 14 है ये एक बार। तो 12th की बात की जाए, 12 बच्चों आता हमारा एस्टेटाइन, एस्टेटाइन 12 आता हमारा एस्टेटाइन। हालांकि सारे आपको नाम याद नहीं रखने, सारे हम भी याद नहीं रखते हैं, हमने तो लिस्ट बना रखी है, वहां से हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं। तो एस्टेटाइन के बाद 2 बच्चों और हैं, एक आता हमारा टेंस्टाइन, टेंस्टीन, टेंस्टाइन बोलें आप, टेंस्टीन बोलें। लास्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मैन मेड होता है बच्चों, इसे हम बनाते हैं लैब के अंदर स्पेशल। ऑर्गेनसोन ये प्रकार की गैस है, ऑर्गेनसोन ये प्रकार की क्या है, गैस है। हालांकि इनके एटॉमिक नंबर वगैरह याद नहीं रखने, परमाणु क्रमांक याद नहीं रखने, ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते। हाँ, ऐसे हो सकता है बच्चों कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए, बताइए कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो आपको बच्चों ये लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। कौन सा नहीं है तो भी आपको लिस्ट याद रखनी पड़ती है। यानी कि इस लिस्ट को अगर आप 1-2 बार देखें एग्जाम से एक दिन पहले, तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्लिक कर पाए। देखो बच्चों, हर चीज़ को पढ़ने का एक मेथड है, तैयारी प्रिपरेशन हर कोई कर रहा होता है, आपके साथ आपसे पहले भी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग भी होते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग पर्सन को बीट कर सकता है स्मार्ट वर्किंग पर्सन। अब बच्चों ये अगर आप चीज़ 2 महीने पहले रट के बैठ जाएं, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ना देखें, तो आपको वैसे भी याद नहीं रहेंगी। क्यों ना जब ऐसे टॉपिक्स को आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही देखें, ताकि मिलते जुलते नाम अगर आए तो आप क्लिक कर पाएँ। देखिए, आपका कोई पर्पज़ नहीं है कि आपको सारी चीज़ें याद रहें हमेशा के लिए, कोई पर्पज़ नहीं। आपका मेन पर्पज़ है कि पहले एग्ज़ाम क्लियर हो जाए एक बार, उसके बाद आप चाहें तो आप PhD तक जा सकते हैं, इससे बड़ी बात कोई है नहीं। तो बच्चों ये टॉपिक आप जब भी देखें एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले देखें, उसको आप रीड कर लीजिए, उसके बाद क्या है क्वेश्चन आए क्लिक कर दीजिए बस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक आध और बना, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। मैंने आप 2 चीज़ें बताई हैं, हाँ 2 स्टार लगाए मैंने। एक लगाया फ्रेंसियम पर कि फ्रेंसियम लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, एक मैंने बताया ऑर्गेनसोन ये गैस फॉर्म में है, एक रेडोन बताया गैस फॉर्म में है। ऑर्गेनसोन के बारे में एक पॉइंट बच्चों ये था कि ये मैन मेड है, ये मैन मेड यानी कि इसे बनाया जाता है लैब्स के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से जुड़े क्वेश्चन जो आए हुए थे बन चुके हैं, मैंने उनको सीक्वेंस से बना दिया ताकि आपके लिए टॉपिक बन के आ जाए तैयार पूरा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, तो मेन पॉइंट्स की बच्चों बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ तक बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। केरल के अंदर थोरियम पाया जाता है, वहाँ की बालू रेत में, वहाँ की मिट्टी में जो समुद्र के किनारे मिलेगी। और रेडोन गैस रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, गैस फॉर्म में है, और ये पाई जाती है अर्थक्वेक के टाइम पर, निकल जाती है हमारे जो इंटरनल रॉक्स हैं उसमें से। चलिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, मेन पॉइंट्स अबाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा इस तरीके से मेन पॉइंट्स। तो मेन पॉइंट्स का बच्चों मतलब ये है कि जो एग्जाम में आए हुए हैं, और मेरे पास पूरी लिस्ट है यहाँ पे मेन पॉइंट्स की, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ताकि सीक्वेंस बना रहे। बच्चों मेन पॉइंट्स की बात की जाए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आया हुआ एग्जाम में, एलिमेंट्स हैविंग मतलब कितने से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, ये पूछी गई है।
तो हम बताएंगे 83, ग्रेटर देन 83, यानी कि जो एलिमेंट्स, जिन तत्वों का एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 83, वो क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ग्रेटर देन 83 वो क्या बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे कवर किया। ऐसे ही आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको मैं मेन पॉइंट्स की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। तो पहला बच्चों पॉइंट क्लियर हुआ, याद रखिए 83 से ज़्यादा वाले। फिर बच्चों पूछा गया है कि एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताइए जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में कौन सा पाया जाता है, फ्रेंसियम। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंसियम। फ्रेंसियम ये बच्चों पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लिक्विड फॉर्म में रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, भाई बच्चों बात क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें, मतलब सबसे पहले कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जिसे लैब में बनाया गया था, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था। तो फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट टेक्नीशियम। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑप्शन में ये ना हो तो बताएंगे आप प्लूटोनियम। टेक्नीशियम और प्लूटोनियम, टेक्नीशियम और प्लूटोनियम दोनों के दोनों क्या थे, मतलब पहले ये बनाया गया फिर ये बनाया गया। हालांकि अगर ये ऑप्शन में नहीं तो आपको ऑप्शन ये उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है बच्चों, यानी कि पहला रेडियो सक्रिय तत्व जिसे आदमी ने बनाया लैब के अंदर वो टेक्नीशियम था। अगर ये ऑप्शन में नहीं तो आप बताएंगे प्लूटोनियम। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो केरला में हो रहा है वो कौन से, किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इन केरला, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहाँ पे बच्चों, केरल में। ये हो रहा है किसकी वजह से बच्चों, वो रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बच्चों थोरियम। ठीक है, थोरियम मैंने बताया था अभी केरला में पाया जाता है, तो वहीं से मैंने बताया कि ये वहाँ पे पोल्यूशन का कारण भी है। अब बच्चों लिंक बनाया मैंने कि फोर्थ पॉइंट से कि थोरियम का और यानी अयस्क, थोरियम का और यानी अयस्क क्या है, तो जब क्या बताएंगे, ये अयस्क है बच्चों मोनोजाइट। ये बच्चों हिंदी इंग्लिश में नाम सेम रहेंगे, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि आपको तो क्या हल्का सा हिंट चाहिए और ऐसे कैसे ये ऑप्शन में आपको दिख जाएंगे। तो बच्चों यहाँ तक बात क्लियर हुई। सारे मैंने पॉइंट्स कवर नहीं किए, अभी कुछ पॉइंट्स रहते हैं, 4 के अंदर ही 5वां पॉइंट भी कवर कर दिया मैंने कि थोरियम का और कौन सा है, तो आप बताएंगे मोनोजाइट, यानी कि अयस्क मोनोजाइट है। बच्चों आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेस मेकर है, जो कि हार्ट से जुड़ा हुआ एक वर्ड है पेस मेकर, कहता है कि उसमें कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पेस मेकर में प्लूटोनियम का यूज किया जाता है, प्लूटोनियम का। तो यहीं से बच्चों मैं 6th पॉइंट निकालूंगा, देखना ये बच्चों 6th पॉइंट बना, 6th पॉइंट यानी कि पेस मेकर में इसका यूज किया जाता है, पेस मेकर में इसका यूज किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसे मैं स्टार लगा दिया यहाँ पे। ये बच्चों पॉइंट था मेरा 6th पॉइंट, पेसमेकर के तौर पे प्लूटोनियम का यूज होता है, प्लूटोनियम से पेसमेकर
एक तरीके से पूरी की जाती है। चलिए, एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एक एलिमेंट जो है वो नेचर में नहीं मिलता, उसे यूरेनियम के ओर से ऑब्टेन किया जाता है। देखिए, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों ये वाला है। सारे पॉइंट्स लेके आया हूँ बच्चों आपके लिए, मैं नहीं चाहता कोई भी पॉइंट आपका मिस हो। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताइए जो कि नेचर में, प्रकृति में नहीं पाया जाता, यानी कि अकेला नहीं मिलेगा, उसे ऑब्टेन किया जाता है यूरेनियम के ओर से। यूरेनियम के ओर से ऑब्टेन किया जाता है बच्चों, वो है रेडियम। ठीक है, 7वां पॉइंट बच्चों यहाँ क्लियर करूंगा मैं आपका। 7वां पॉइंट फिर बोर्ड को साफ किया जाएगा। साथ साथ आप नोट कर भी लिया होगा, अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और नोट कर भी लीजिए। देखिए, 7वां पॉइंट की अगर बच्चों बात की जाए तो हम यहाँ पे कहेंगे कि रेडियम इज नॉट प्रेजेंट इन नेचर, इज नॉट प्रेजेंट इन नेचर, यानी कि नेचर में नहीं पाया जाता। इसको ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरेनियम और ऑफ यूरेनियम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम और ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम को मैंने कैपिटल यू लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट्स क्लियर हुए। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे तो आगे एक पॉइंट और आता है। हाँ, ये बच्चों जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे, पॉइंट नंबर 8 में कवर करूंगा। ये बच्चों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन ज्योग्राफी का था या फिर साइंस का था, कहाँ से क्वेश्चन आया ये, तो बच्चा पूछा जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात मैं करूं या क्वेश्चन कहाँ से बन के आया, बच्चों ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो है ही है, साइंस का ही बन जाता है, कॉमन जो है। अगर बात करें हम 8th क्लास की ज्योग्राफी की, बच्चों उसमें एक लाइन लिखी हुई है। 8th क्लास की ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, NCERT की, उसमें ये लिखा हुआ है कि मेटल ऑफ होप, यानी कि आशा की धातु यूरेनियम है। यानी कि उस वक्त लिखी गई ये बात आज कहीं ना कहीं सच होती जा रही है। उस वक्त का मतलब बच्चों था 2005 के आसपास की बात, 2005 के आसपास, यानी 4 में कहीं NCERT लिखी गई होगी और 5 में उसे पब्लिश किया गया होगा। तो 5 में हमारी चीज़ सामने आती है, हमारे सामने चीज़ आती है कि मेटल ऑफ होप यूरेनियम, आशा की धातु यूरेनियम, यानी कि आज उसका हम यूज़ करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं यूरेनियम से। तो अब आप लिखिए अगला पॉइंट कि मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं। तो 8वां पॉइंट जो क्लियर करूंगा, पहला पॉइंट को हटाकर, पहला पॉइंट हटा दिया मैंने, यहां पे देखिएगा। देखिए 8वां पॉइंट है कि मेटल ऑफ होप, आशा की धातु, मेटल ऑफ होप, इसे जो कहते हैं आशा की धातु, ये है यूरेनियम। क्योंकि उस वक्त लगा था कि यूरेनियम फ्यूचर में हम यूज कर पाएंगे और उसका इस्तेमाल एनर्जी के प्रोडक्शन में करेंगे, इसलिए इसे आशा की धातु कहा गया बच्चों, आशा की धातु कहा गया। ठीक है, अब बच्चों इससे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि यूरेनियम जो है इसका कलर कैसा होता है और इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है येलो केक। येलो केक यूरेनियम का दूसरा बच्चों नाम है येलो केक। और आपको पता ही है कि मैं दूसरे नाम को इन्वर्टेड कोमा में लिखना पसंद करता हूं। ठीक है, येलो केक क्यों बच्चों, क्योंकि इसका जो पाउडर होता है उसका कलर येलो होता है, उसका कलर येलो होता है, पाउडर का कलर येलो। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों पाउडर जो होता है उसका कलर यहाँ पे येलो आपको देखने को मिलता है, इसलिए। तो बच्चों ये हमारा 8वां पॉइंट था। 9वां पॉइंट और कवर कर लेते हैं। यूरेनियम के ओर पे क्वेश्चन आया हुआ है कि यूरेनियम के ओर को क्या कहा जाता है बच्चों, तो पिच ब्लेंड कहा जाता है, पिच ब्लेंड। तो 9th पॉइंट यहाँ पे ओर ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का ओर यानी कि अयस्क, जहाँ से यूरेनियम को अलग किया जाता है, तो बच्चों वो है पिच ब्लेंड, PITCH, पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। ठीक है,
तो बच्चों ये मैंने सारे के सारे मेन पॉइंट्स कवर किए आपके एग्ज़ाम से जुड़े हुए जो थे, और उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिल भी जाएंगे। बच्चों अब हम बात कर सकते हैं पेनिट्रेशन